तो जी सो कल हम जो है जेनेटिक्स में होमोलोगस क्रोमोसोम्स का बेसिकली मैंने आपको बताया था कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेम साइज के मैम आपकी आवाज़ बहुत स्लो है। सिमिलर जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे। तो बेसिकली होमोलोगस क्रोमोसोम्स कब बनते हैं, बिकॉज जब भी जो पेरेंट्स हैं ये जब जौन से हैं वो अपने हैप्लॉइड सेट्स को पास करते हैं विद इन द ऑफस्प्रिंग, देन जौन से हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनते हैं। अब पेरेंट्स में क्या होता है कि बेसिकली जब गैमीट्स बन रहे हैं, अब गैमीट्स जो हैं उनमें क्या होता है कि उनमें हैप्लॉइड सेट्स प्रेजेंट होते हैं गैमीट्स में। हैप्लॉइड सेट का मतलब क्या है कि गैमीट्स जो हैं उनमें 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब गैमीट्स में स्पर्म और एग आता है, एग और स्पर्म ईच कैरी द 23 क्रोमोसोम्स। और गैमीट्स बनते कब हैं, जब मियोसिस होती है। ठीक है, मियोसिस जो है ये क्या करती है, ये आपके जर्म सेल्स में होती है, आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है, और देन ये जो सी है ये जब डॉटर सेल्स बनाएगी तो ईच डॉटर सेल कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन कंपैरिजन टू द पेरेंट सेल। अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो फिर डॉटर सेल जब बनेंगे इन द रिजल्ट ऑफ द मियोसिस, तो ईच डॉटर सेल कंटेन द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज 23। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डॉटर सेल्स बनते हैं मियोसिस के रिजल्ट में, ये डॉटर सेल्स गैमीट्स होते हैं बेसिकली, स्पर्म्स और एग्स बनते हैं, और ईच डॉटर सेल कंटेन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब क्या होगा जब स्पर्म्स और एग्स बन जाएंगे, तो ये स्पर्म एंड एग जो हैं अगेन यूनाइट करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, एंड एज द रिजल्ट ऑफ विच जाइगोट विल फॉर्म या ऑफस्प्रिंग विल फॉर्म। और अब स्पर्म का हैप्लॉइड सेट जो है वो एग के हैप्लॉइड सेट के साथ कंबाइन कर जाएगा, n प्लस n जो है, इसके रिजल्ट में जो अभी आपके पास जाइगोट बन रहा है, ऑफस्प्रिंग बन रहा है, दैट विल अगेन कैरी द डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम। मीन्स के ऑफस्प्रिंग में ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो रिस्टोर हो जाएगा। अब इसीलिए इसको जो है वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो है उसमें कहा जाता है कि उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स पेयर फॉर्म में प्रेजेंट है, बिकॉज इसमें एक सेट जो है वो फादर की तरफ से और एक सेट जो है वो मदर की तरफ से आया है। सो बोथ फादर एंड मदर आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, कि ऑफस्प्रिंग जो भी बनेगा अगेन उसमें जो है वो क्या हो जाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो बन जाएंगे। देन आपको कल मैंने ऑटोसोम्स का और सेक्स क्रोमोसोम्स का बताया था। बेसिकली जो ऑटोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम्स आर सिमिलर इन मेल एंड फीमेल। ठीक है, ये जो 22 1 से लेके 22 क्रोमोसोम तक जितने भी ये पेयर्स हैं, ये मेल और फीमेल में जो हैं वो सेम है। ठीक है, ऑटोसोम्स आर सिमिलर इन मेल एंड फीमेल, while sex chromosomes are different in male and female। जस्ट मेल और फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जबकि ऑटोसोम्स जो हैं उन पे जितने भी जीन्स हैं वो मेल फीमेल में सेम होते हैं, उनका एक्सप्रेशन चेंज हो सकता है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि एलील्स जौन से हैं वो बेसिकली उनका एक्सप्रेशन ट्रेड्स को डिसाइड करता है कि कौन सा ट्रेड जो है फिनोटाइपिकली अपीयर होगा। सो ऑटोसोम्स आर सिमिलर इन मेल एंड फीमेल while sex chromosomes are different in male and female। so इसका मतलब क्या होगा कि अगर एक हैप्लॉइड सेट है या एक स्पर्म है, तो स्पर्म जो है वो बेसिकली दो किस्म के स्पर्म्स बन सकते हैं। एक स्पर्म क्या होगा कि उसमें 22 जो से ऑटोसोम्स हैं उनमें से 11 ऑटोसोम्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि अब ये सिंगल सेट की बात हो रही है, तो 11 ऑटोसोम प्रेजेंट होंगे, प्लस जो हमसे हैं वो उसके साथ एक जो है वो सेक्स क्रोमोसोम जो सा वो प्रेजेंट हो सकता है, लाइक उसमें एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट हो सकता है मेल के केस में, या उसमें जो सा वो वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा मेल स्पर्म में। सो स्पर्म्स दो किस्म के बन सकते हैं। एक स्पर्म जो है वो उसमें ऑटोसोम्स के साथ साथ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, और जो सेकंड स्पर्म बन सकता है दैट माइट कैरी द ऑटोसोम्स अलोंग विद द वाई क्रोमोसोम।
जबकि जो एग्स बनते हैं, एग्स सेम टाइप के बनते हैं। ईच एग कैरी दी ऑटोसोम्स अलोंग विद एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो ह्यूमन के केस में जो मेल का स्पर्म है वो डिसाइड करता है अबाउट द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। अगर स्पर्म जो है वो वाई कैरिंग स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा तो इट विल फॉर्म द मेल, एंड इफ एक्स कैरिंग स्पर्म फर्टिलाइज द फीमेल एग देन इट विल फॉर्म द फीमेल। तो इस तरह जो हैं वो ऑटोसोम्स सेम होते हैं मेल फीमेल में, बट जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं दीज आर डिफरेंट। देन कल मैंने आपको जीन एक्सप्रेशन का बताया था कि जीन एक्सप्रेशन के लिए ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होती है, एंड फाइनली आपके पास एक जौन सा है वो प्रोटीन बन रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीन का जो प्रोडक्ट है वो दो फॉर्म में आ सकता है, एक आरएनए की फॉर्म में भी आ सकता है और प्रोटीन की फॉर्म में भी आता है। सो मोस्टली प्रोटीन्स आरएनए क्योंकि ट्रांसलेट हो जाता है प्रोटीन में, सो मोस्टली जो है वो फाइनल जो प्रोडक्ट है प्रोटीन जीन का, दैट इज द प्रोटीन। देन जीन जब एक्सप्रेस करता है तो ये तीन किस्म के ट्रेड्स को कंट्रोल कर रहा है, दैट इज अ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल ट्रेड्स। देन फाइनली है कि जीन जो हैं वो उनके एक्सप्रेशन किस किस लेवल पे होते हैं। फर्स्टली जो जीन जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं एट द मॉलिक्यूलर लेवल। In other words, gene transcription and translation lead to the production of a particular protein which is a molecular process. Like यहाँ पे एक एग्जांपल है ये पिगमेंटेशन जीन की। अब पिगमेंटेशन जीन जो है उसके दो एलील्स हैं, एक उसका एलील है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्क पिगमेंटेशन, dark color, and the other allele of the pigmentation gene is responsible for the light color in butterfly, ठीक है, ये बटरफ्लाई में एग्जांपल है। अब क्या हो रहा है कि पिगमेंटेशन जीन में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन हो रही है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच डार्क एलील क्या कर रहा है, दैट इज फॉर्मिंग अ हाईली फंक्शनल पिगमेंटेशन एंजाइम, while light allele is forming a poorly functional pigmentation enzyme. सो ये ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के रिजल्ट में जो भी प्रोटीन बनी है दैट प्रोटीन इज बेसिकली इंजाइम, ठीक है, इंजाइम इन नेचर है और वो ही इंजाइम जो है वो उसने फर्दर अब एक्ट करना है। सो जीन का जो एक्सप्रेशन फर्स्ट एक्सप्रेशन है दैट इज एट द मॉलिक्यूलर लेवल। देन अब जो भी प्रोटीन्स बने हैं, जो भी इंजाइम्स बने हैं, दे ऑफन फंक्शन एट द सेलुलर लेवल, ठीक है। ये अब फर्दर क्या करेंगे, ये पहले मॉलिक्यूल के तौर पे एक्ट कर रहे थे, अब ये सेल में जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे और सेलुलर लेवल पे एक्ट करेंगे। लाइक एट द सेलुलर लेवल यू कैन सी हियर दैट one cell with highly functional pigmentation enzyme has more pigment molecule in comparison to the other cell with poorly functional pigmentation enzyme, ठीक है। कि एक ऐसा सेल, विंग सेल में बात हो रही है, विंग सेल ऑफ बटरफ्लाई, कि अब इसमें जो सा है वो एक सेल जिसमें डार्क एलील फंक्शनल था उसमें पिगमेंट मॉलिक्यूल जो हैं वो ज़्यादा बने हैं, और द अदर विंग सेल विद लाइट एलील, ठीक है, जिसमें लाइट एलील फंक्शनल था उसमें लेस पिगमेंट सेल बने हैं। तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि आफ्टर द मॉलिक्यूलर लेवल जो जीन्स हैं वो सेलुलर लेवल पे भी उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उस पर एक्ट कर रहे हैं। देन आफ्टर द सेलुलर लेवल जीन जो है वो ऑर्गेनिज्म लेवल पे भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, बिकॉज ऑर्गेनिज्म जो से हैं उसमें जितने भी ट्रेड्स हैं, बेसिकली ऑर्गेनिज्म ट्रेड्स आर डिटर्मिन्ड बाय द कैरेक्टर्स ऑफ इट्स सेल्स। ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म के सेल्स जो भी जो से हैं वो एक्सप्रेस करेंगे, वही एक्सप्रेशन जो है वो उसके ट्रेड्स में, ऑर्गेनिज्म के ट्रेड्स में विजिबल होगा। So we do not have microscopic vision, yet when we view morphological traits, we are really observing the properties of an individual cells. For example, a red flower has a color because the flower cells make a red pigment. The trait of a red flower color is an observation at the organism level. सिमिलरली जैसे ये बटरफ्लाई है तो डार्क बटरफ्लाई क्या इंडिकेट कर रही है कि दैट बटरफ्लाई हैज़ अ डार्क पिगमेंट, ठीक है, डार्क जौन सा है वो इसमें पिगमेंट प्रेजेंट है, इसमें वो एलील प्रेजेंट है जो डार्क पिगमेंटेशन कर रहा है, एंड लाइट बटरफ्लाई इज इंडिकेटिंग दैट दैट बटरफ्लाई हैज़ अ एलील फॉर द लाइट पिगमेंटेशन। देन आफ्टर द ऑर्गेनिज्म लेवल जो
ओवरऑल जीन्स हैं वो स्पीशी लेवल और पॉपुलेशन लेवल जो है उस पे आप कह रहे हैं कि उसको टोटली कंट्रोल कर रहे हैं। स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट मेंटेन्स अ डिस्टिंक्टिव सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन नेचर। स्पीशी जैसे कि ऑर्गेनिज्म लेवल पे अगर एक्सप्रेस कर रहा है जीन, तो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं वो जब कंबाइन हो जाते हैं तो उनके ग्रुप को स्पीशी कहा जाता है। तो अकरेंस ऑफ अ ट्रेट विद इन अ स्पीशीज एन ऑब्जर्वेशन एट द पॉपुलेशन लेवल एंड जॉन साइड जैसे कि आप यहाँ पे बटरफ्लाई को देख रहे हैं। अब डार्क बटरफ्लाई जो है वो अकॉर्डिंग टू इट्स कलर, ठीक है, वो अपना हैबिटेट सिलेक्ट कर रही है, जबकि लाइट बटरफ्लाई जो है वो भी अकॉर्डिंग टू इट्स कलर अपना हैबिटेट सेलेक्ट करती है। अब बोथ बटरफ्लाई हैज़ डिफरेंट हैबिटेट, डिफरेंट इन्वायरमेंट या डिफरेंट इकोलॉजिकल कंडीशंस। बिकॉज डार्क बटरफ्लाई जो है वो फॉरेस्ट एरिया को सिलेक्ट कर रही है ताकि वो कैमोफ्लेज कर जाए या ताकि उसका प्रिडेशन रेट कम से कम हो, क्योंकि फॉरेस्ट एरियाज में जो ट्री बार्क्स होते हैं वो ट्री बार्क्स क्या होते हैं, वो डार्क कलर के होते हैं जिस पर डार्क बटरफ्लाई विजिबल नहीं होगी। जैसे आप मिमिक्री में पढ़ते हैं कि मिमिक्री भी बेसिकली क्या होती है कि उसमें कॉपी कर देते हैं ऑर्गेनिजम्स। तो अब मिमिक्री यहाँ पे तकरीबन हो गई है या कैमोफ्लेज कर दिया है कि बटरफ्लाई जो है वो डार्क बटरफ्लाई ऐसे हैबिटेट में रहना पसंद करती है जहाँ पे वो ज़्यादा विजिबल ना हो और बर्ड्स जो हैं वो उसको ज़्यादा ना देख सकें और ना ही उसकी प्रिडेशन कर सकें। सिमिलरली लाइट बटरफ्लाई है, लाइट बटरफ्लाई क्योंकि लाइट कलर की है तो वो जो है वो जौन सी है वो अनफॉरेस्टेड रीजन्स में रहना पसंद करती है, ताकि जौन सी है क्योंकि अगर वो फॉरेस्ट रीजन में जाएगी तो लाइट कलर की वजह से वो डार्क ट्रीज की बार्क पे विजिबल हो जाएगी, इसलिए वो क्या करती है वो अनफॉरेस्टेड रीजन पे जाती है ताकि उसका भी प्रिडेशन रेट जो है वो कम से कम हो। तो इस तरह डार्क बटरफ्लाई और लाइट बटरफ्लाई क्या हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है। उनके अंदर जीन्स के एक्सप्रेशन डिफरेंट हैं, उनकी जो सी है वो पॉपुलेशन उन्होंने डिफरेंट बना ली है। और पॉपुलेशन डिफरेंट क्यों है, बिकॉज जो वो डिफरेंट हैबिटेट्स में रहना जो है वो पसंद कर रही हैं अपने सर्वाइवल वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक जीन का जो एक्सप्रेशन है वो ऑर्गेनिज्म की इकोलॉजिकल कंडीशंस को भी डिसाइड करता है, ठीक है, कि एक ऑर्गेनिज्म किस किस्म के हैबिटेट में रहेगा ये भी जो है ओवरऑल जीन्स ही कंट्रोल कर रहे हैं। सो ये सारे जो हैं ये जीन्स के एक्सप्रेशन हैं। अब ये लास्ट जो पैराग्राफ है इसमें वही लिखा हुआ है कि बेसिकली जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे जीन ने कैसे एक्सप्रेस किया, बिकॉज उसके एक सिंगल जीन के दो एलील्स थे, ठीक है। तो जिस एलील ने जो सा वो अपना एक्सप्रेशन शो कर दिया है वही एलील जो है वो फर्दर डिसाइड करेगा कि बटरफ्लाई की कौन सी पॉपुलेशन बननी है, ठीक है, डार्क बटरफ्लाई बननी है या फिर लाइट बटरफ्लाई बनेगी। Then inherited differences in traits are due to genetic variation. जेनेटिक वेरिएशन क्या है, बेसिकली चेंज इन जीन्स, ठीक है, म्यूटेशंस भी आप कह सकते हैं कि कोई भी म्यूटेशंस जो आ रहे हैं वो जीन्स में आ रही हैं वो क्या है, जेनेटिक वेरिएशन है। फॉर एग्जांपल सम पीपल हैव ब्राउन हेयर, अदर्स हैव ब्लॉन्ड हेयर, some petunias have white flower, others have purple flowers. So they are examples of genetic variation के फ्लावर्स में डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट होना या वुमेन के केस में डिफरेंट हेयर्स के टाइप्स होना, हेयर टेक्सचर होना, बेसिकली ये क्या है, जेनेटिक वेरिएशन है। क्योंकि अगर वुमेन की स्पीशीज सेम है, ठीक है, अगर हम वुमेन की एग्जांपल ले रहे हैं, वुमेन की स्पीशीज सेम है बट उनमें हेयर का टेक्सचर डिफरेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्वियसली जीन्स तो सेम है, ठीक है, लेकिन जेनेटिक वेरिएशन की वजह से जो है वो उनमें टेक्सचर डिफरेंट आ रहा है। सो in large population that occupy a wide geographic range, genetic variation can be quite striking. In fact, morphological differences have often led geneticists to misidentify two members of the same species as belonging to separate species. ये बेसिकली क्या है कि हम पहले ये बात करते हैं कि हम इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस या मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड्स की बेस पे हम इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर दो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है और दोनों की मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है
तो हम ये कह देते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि समटाइम्स टू different organisms on the basis of morphology belongs to same species। ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म जो है उनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होती है बट वो सेम स्पीशीज से बिलोंग कर रहे होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है टू डाइंग पॉइजन फ्रॉग्स दैट आर मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज डेंड्रोबेटस टिंक्टोरियस, दे डिस्प्ले ड्रामेटिक डिफरेंसेस इन देयर मार्किंग्स। अच्छा, ये जो फ्रॉग की स्पीशीज हैं ये डेंड्रोबेटाइटी फैमिली से बिलोंग करती हैं, और ये जो फैमिली होती है ट्री फ्रॉग्स की फैमिली होती है। मीन्स के ऐसे फ्रॉग्स जो ट्रीज पे रहते हैं, और इनके जो कलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स होते हैं। ठीक है, डार्क कलर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, और डार्क कलर्स इनमें इंडिकेट कर रहे होते हैं कि ये स्पीशीज़ जो हैं ये पॉइजनस हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस स्पीशीज़ होती हैं फ्रॉग्स की। अब इनमें क्या है कि सेम स्पीशी के जो दो मेंबर्स हैं, they display dramatic differences in their markings. Markings means colors, coloration. Such contrasting forms within a single species are termed morphs। ठीक है, कि एक ही स्पीशी है, उसके अगर मेंबर जो हैं वो डिफरेंट कलर्स को शो करते हैं, और वो कलर जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं एक दूसरे से, तो उसको आप बोलेंगे कि दीज आर मॉर्फ्स। ठीक है, जैसे कि ये पिक्चर है जी, ये देखें, ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, अब आप ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ अगर कंपेयर करें, अब ऊपर वाली स्पीशीज जो है वो टोटली ब्लैक कलर की आपको नज़र आ रही है, सॉरी ब्लू कलर की नज़र आ रही है तकरीबन। जबकि जो नीचे वाली स्पीशी नज़र आ रही है उसमें इसका जो अपर पोर्शन है दैट इज ऑफ येलो कलर विद ब्लैक लाइंस। ठीक है, येलो कलर क्या है, उस पर ब्लैक लाइंस भी नज़र आ रही हैं। अब कलर की बेस पे या मॉर्फोलॉजी की बेस पे जब आप इनको देखेंगे तो आपको ये लगता है कि ये डिफरेंट स्पीशीज़ है, हालांकि ये सेम स्पीशीज से बिलोंग कर रही हैं। सो इनको आप क्या बोलेंगे कि ये डिफरेंट मॉर्फ्स हैं विद इन अ सिंगल स्पीशी, एक ही स्पीशी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ठीक है, सिंगल स्पीशीज से बिलोंग करती हैं बट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, और ये डिफरेंट फॉर्म्स बेसिकली क्यों बनती हैं, बिकॉज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। सो you can easily imagine how someone might mistakenly conclude that these frogs are not members of the same species। ठीक है, क्योंकि कलर्स डिफरेंट हैं तो इसको हम मिस्टेकनली जो है वो डिफरेंट स्पीशी में रख सकते हैं। Changes in the nucleotide sequence of DNA underlie the genetic variation that we see among individuals। सो अब जेनेटिक वेरिएशन जो हैं वो किस बेस पे आती हैं, स्मॉल और लार्ज डिफरेंसेस कैन अकर विद इन जीन सीक्वेंसेस। व्हेन सच चेंजेस इनिशियली अकर दे आर कॉल्ड जीन म्यूटेशंस। ठीक है, कि अगर कोई भी डीएनए सीक्वेंस में एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड भी चेंज हो गया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से जो आपकी मॉर्फोलॉजी है या आपका जो कौन सी ट्रेड्स हैं उनमें चेंज आ सकता है। लाइक अब यहाँ पे जौन सा है फॉर एग्जांपल आपने पढ़े हुए हैं जेनेटिक कोड्स के, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होते हैं, और जेनेटिक कोड जो है वो फर्दर अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं। अब डिफरेंट अमीनो एसिड्स जौन से हैं वो दीज आर कोडेड बाय डिफरेंट जेनेटिक कोड्स। कि जेनेटिक कोड लाइक यूएजी जेनेटिक कोड है उसके लिए अमीनो एसिड डिफरेंट है, यूएए अगर है उसके लिए अमीनो एसिड डिफरेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जेनेटिक कोड जो है उसमें एक भी न्यूक्लियोटाइड जो है उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है तो वो अमीनो एसिड को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो उसी चेंज की वजह से जेनेटिक म्यूटेशंस आ सकती हैं। जेनेटिक म्यूटेशंस क्या हैं, दीज आर द चेंजेस विद इन द जीन। म्यूटेशंस रिजल्ट इन जेनेटिक वेरिएशन इन विच अ जीन इज फाउंड इन टू और मोर एलील्स। ठीक है, कि अब क्या होगा कि म्यूटेशंस के रिजल्ट में जो है वो जेनेटिक वेरिएशन आ जाएंगी। अब in many cases gene mutation alter the expression or function of the protein that the gene specifies। Major alterations can also occur in the structure of a chromosome। ठीक है, अब वो बता रहे हैं कि जेनेटिक वेरिएशन किस फॉर्म में आ सकती हैं। एक तो आ सकता है कि जीन म्यूटेशन हो जाए। ठीक है, जीन का जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो चेंज हो जाए।
उसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रोटीन है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर जीन में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से जो भी प्रोटीन बननी थी वो चेंज हो जाएगी। सो जीन म्यूटेशंस की वजह से भी जेनेटिक वेरिएशन आती है। सेकेंडली जेनेटिक वेरिएशन कब आती है? जब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो जाए। ठीक है, क्रोमोसोम जिस पे डीएनए प्रेजेंट है, देन आपके जीन्स प्रेजेंट है, अब उस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। वो चेंज कैसे आ सकता है? लार्ज सेगमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम कैन बी लॉस्ट, मीन्स डिलीशन ऑफ अ क्रोमोसोम हो गई। आपके पास एक क्रोमोसोम प्रेजेंट था, उसका एक सेगमेंट डिलीट हो गया। ठीक है, अब क्या होगा? अगर उसका एक सेगमेंट डिलीट हो गया तो इसका मतलब क्या है? उसमें जितने भी जीन्स प्रेजेंट थे, दीज जीन्स आर लॉस्ट। ठीक है, वो जीन्स खत्म हो चुके हैं, लॉस्ट हो चुके हैं। तो उन्होंने जो प्रोटीन्स बनानी थी, दीज प्रोटीन्स आर मिसिंग। देन a segment of the chromosome can be rearranged। ठीक है, रीअरेंजमेंट भी हो सकती है। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम है, उस पे कुछ जीन्स प्रेजेंट हैं एंड दीज जीन्स आर नंबर्ड एज 1 2 3 4 एंड 5 फॉर एग्जांपल। ठीक है, कि 1 से लेके 5 तक एक क्रोमोसोम पे जीन्स प्रेजेंट है। अब रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि पहले क्रोमोसोम जो है उसमें ब्रेक होती है, क्रोमोसोमल ब्रेकेज होता है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट जो है, ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम जीन 2 और 3 प्रेजेंट थे, यहाँ पे ब्रेकेज हो गई। ठीक है, अब आफ्टर द ब्रेकेज अगेन जो है ये रीजॉइन कर रहा है, ये सेगमेंट जो ब्रेक हो गया था ये अगेन सेम क्रोमोसोम के साथ रीजॉइन कर रहा है, बट इन एन इन्वर्टेड फैशन। और इन्वर्टेड फैशन में जब वो ज्वाइन करेगा तो उसके रिजल्ट में आपके पास क्या अरेंजमेंट बनेगी? दैट इज 1 3 2 4 एंड 5। मीन्स कि क्रोमोसोम जीन 2 और 3 जो हैं वो पहले वो सेगमेंट जिसमें जीन 2 3 प्रेजेंट थे वो ब्रेक हुआ, देन वो जौन सा है वो दोबारा इसी के साथ जो है वो रीजॉइन कर गया, बट इसने क्या किया? अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दी। 180 डिग्री एंगल पे जाके ये रोटेट करता है और देन रीजॉइन करता है। तो इसको क्या कहते हैं? ये क्रोमोसोम में इन्वर्जन हो चुकी है। इन्वर्जन, इसको इस जो टाइप है इसको इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन में बेसिकली क्या होता है? क्रोमोसोम जो है वो इन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इन्वर्ट में क्या होता है कि क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट शो करता है। अब अगर इसने क्रोमोसोम ने रीअरेंजमेंट शो कर दी तो इसकी वजह से जेनेटिक कोड्स चेंज हो जाते हैं। पहले क्या था? 1 2 3 सीक्वेंस चल रहा था, उसमें जेनेटिक कोड्स डिफरेंट थे, बट अब अगर 1 3 2 का सीक्वेंस चलेगा तो उसमें जेनेटिक कोड्स डिफरेंट हो जाएंगे, और जेनेटिक कोड्स डिफरेंट होने की वजह से जो आपकी प्रोटीन है वो भी चेंज हो जाएगी, और फाइनली जौन सा है वो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, ट्रेट चेंज हो जाएगा। सो रीअरेंजमेंट क्रोमोसोम की जो है ये भी जेनेटिक वेरिएशन कॉज करती है, और रीअटैचमेंट भी कह सकते हैं इसको, टू अनदर क्रोमोसोम, रीअटैचमेंट टू अनदर क्रोमोसोम। अच्छा, एक तो है रीअरेंज करना, इसको इन्वर्जन बोलते हैं, और अगर रीअटैचमेंट है किसी और क्रोमोसोम के साथ, लाइक आपके पास क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है, इसका एक सेगमेंट ब्रेक हो जाता है और वो फर्दर सेम क्रोमोसोम के साथ बाइंड नहीं करता, बल्कि वो किसी और क्रोमोसोम के साथ, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर 3 है, उसके साथ जाके क्रोमोसोम नंबर 1 का सेगमेंट बाइंड कर जाता है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ट्रांसलोकेशन कि अब क्या किया कि एक क्रोमोसोम का सेगमेंट जो है वो किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ जाके बाइंड कर गया, दैट इज द ट्रांसलोकेशन। ठीक है, रीअटैचमेंट की टू एन अदर क्रोमोसोम, किसी और क्रोमोसोम के साथ। अब ऑब्वियसली इसमें भी क्या होगा कि क्रोमोसोम नंबर 1 का सेगमेंट जो लॉस्ट हुआ उसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर 1 के जीन्स मिसिंग हो गए हैं, और उस जीन ने जो भी फंक्शन परफॉर्म करना था उस स्पेसिफिक सेल में वो अब पर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, बट वो किसी दूसरे के साथ जब जाके कंबाइन करेगा
तो उस क्रोमोसोम के जेनेटिक कोड जो हैं उनमें चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है क्रोमोसोम नंबर 1 के जेनेटिक कोड जो हैं वो फर्दर क्रोमोसोम नंबर 3 के साथ ट्रिपलेट बना रहे हों, तो वो फर्दर जीन के एक्सप्रेशन को या प्रोटीन के एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं। तो जेनेटिक वेरिएशंस बेसिकली क्या कर रही हैं कि ये सेम स्पीशीज में डिफरेंट मॉर्फ्स बना सकती हैं। ठीक है, लाइक ह्यूमन के केस में डिफरेंट डिजीजेज आ जाती हैं। जैसे ह्यूमन में डिफरेंट डिजीजेज अब बेसिकली क्यों होती हैं, वो जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से होती हैं। ठीक है, अगर जेनेटिक डिजीज है लाइक जौन सी है वो एक डिजीज है डाउन सिंड्रोम डिजीज है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम बेसिकली क्यों होती है, क्योंकि उसमें जो है वो आपके कुछ जौन से हैं वो क्रोमोसोम्स जो हैं उनमें अल्ट्रेशंस आ जाती हैं, उनमें चेंजेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से ये डिजीज हो रही है। अब स्पीशी तो सेम है, ह्यूमन की स्पीशी है, बट स्टिल वो वेरिएशन शो कर रही है, वो चेंज्ड फॉर्म में है। लेकिन उसको आप ये नहीं कह देंगे कि ये वो अगर एक इंडिविजुअल उसमें डाउन सिंड्रोम है तो वो डिफरेंट स्पीशी है। वो स्पीशी सेम है, बट उसमें जो चेंज आया है वो जेनेटिक वेरिएशन की वजह से आया है। सो मोस्ट जौन से ह्यूमन variation within the sequence of the genes are common source of genetic variation among members of the same species. In human, familiar examples of variation involve genes for eye color, hair texture, and skin pigmentation. अब आई कलर के जीन्स जो हैं वो तो ऑब्वियसली सेम ही होंगे, और अगर हम ये बात करते हैं, हम सब कहते हैं कि आई कलर को कंट्रोल करने वाला जीन सिंगल है, सेम जीन है। ठीक है, एक ही जीन है जो आई कलर को कंट्रोल कर रहा है। तो एक जीन के लिए दो पॉसिबल एलील्स हो सकते हैं। ठीक है, एक जीन अगर है तो उसके लिए हम कहते हैं कि हम दो पॉसिबल एलील्स हैं। अगर तो आई कलर इतना डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिफरेंट क्यों है, दो पॉसिबल अगर एलील्स हैं तो ब्लैक कलर या ब्राउन कलर या दो कोई भी कलर्स होने चाहिए, बट आई कलर जो है उसमें वेरिएशन नजर आ रही है। तो ये वेरिएशन बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये जेनेटिक वेरिएशन है। देन हेयर टेक्सचर जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में है। स्किन पिगमेंटेशन, स्किन कलर किसी एक इंडिविजुअल का भी दूसरे से मैच नहीं कर रहा होता। ठीक है, आप आपस में भी कंपैरिजन करते हैं तो आपका एक का जो ऑर्गेनिज्म का कलर है वो दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा। तो ये भी वेरिएशन है, वेरिएशन विद इन द स्किन पिगमेंटेशन। So chromosome variation or change in chromosome structure or number is also found. ये ऊपर जो हमने पढ़ी थी ये तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज था, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर भी चेंज हो सकता है। लाइक ह्यूमन के केस में 46 क्रोमोसोम नॉर्मल नंबर है। अगर एक क्रोमोसोम लॉस्ट हो जाता है, कंप्लीटली एक क्रोमोसोम चला जाता है, तो उसमें क्या होगा कि आप में जो है वो 45 क्रोमोसोम्स रह गए हैं। तो वो ऑब्वियसली वो इंडिविजुअल क्या होगा, वो जो है उसमें डिजीज कोई ना कोई डिजीज प्रेजेंट होगी। सो दिस टाइप ऑफ चेंज इज ऑफन डेट्रीमेंटल। कह रहे हैं कि अगर कोई भी क्रोमोसोम का नंबर या क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो वो फाइनली जो है उसके इफेक्ट जो हैं वो ज़्यादा लीथल होते हैं। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा स्वेयर कंडीशंस हो जाती हैं, ज़्यादा जीन सेगमेंट्स लॉस्ट हो गए, जैसे यहाँ पे बोला था कि एक सेगमेंट क्रोमोसोम लॉस्ट हो गया है, तो उसकी वजह से जो है वो स्वेयर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। Many human genetic disorders are the result of chromosomal alterations. The most common example is the Down syndrome, which is due to the presence of an extra chromosome. डाउन सिंड्रोम जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, अब ये क्यों आ रही है, इसमें कोई भी लॉस्ट नहीं हुआ क्रोमोसोम, बल्कि इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, लेकिन इसके केस में 47 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। अब वो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम क्या कर रहा है, वो डाउन सिंड्रोम कॉज कर रहा है। बाय कंपैरिजन क्रोमोसोम वेरिएशन इन प्लांट्स इज कॉमन and often can lead to the plants with superior characters, such as increased resistance to disease. Plant breeders have frequently exploited this observation. Cultivated varieties of wheat, for example, have many more chromosomes than the wild species. Animals and plants जो हैं उनमें क्रोमोसोमल अल्ट्रेशन जो हैं वो डिफरेंट इफेक्ट शो करती हैं।
एनिमल्स में ज़्यादा डैमेजिंग है, डेट्रीमेंटल इफेक्ट शो करती हैं, बट प्लांट्स में समटाइम्स क्या होता है कि अगर क्रोमोसोम वेरिएशन आई है तो प्लांट्स के लिए वो इफेक्ट जो सा है वो एडवांटेजियस भी हो सकती है। इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे कि ये एडवांटेज कैसे है प्लांट्स के लिए, बट ह्यूमन के केस में जो सा है या एनिमल्स में मोस्टली ये डिसएडवांटेज होता है। ये डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड इंडिविजुअल है, और जो भी इंडिविजुअल जिसमें डाउन सिंड्रोम होता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स फेशियल फीचर्स। ठीक है, उसके जो फेशियल फीचर्स होते हैं उसकी बेस पे आप ये पता लगा लेते हैं कि ये इंडिविजुअल जो है ये डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड है कि नहीं। अब इसमें होता क्या है कि दिस पर्सन हैज 47 chromosomes rather than the common number of 46 because she has an extra copy of chromosome number 21। ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी किसकी है, क्रोमोसोम नंबर 21 की है। ये जो एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम की, डाउन सिंड्रोम कब होता है, जब क्रोमोसोम नंबर 21 की एक कॉपी एक्स्ट्रा बन जाती है। नॉर्मली क्या होना चाहिए कि आपके पास जो है वो क्रोमोसोम नंबर 21 जो है उसकी 2 कॉपीज ही होनी चाहिए, क्योंकि हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो 2 कॉपीज प्रेजेंट होनी चाहिए। बट डाउन सिंड्रोम के केस में क्रोमोसोम नंबर 21 जो है इसकी 3 कॉपीज प्रेजेंट होती हैं। ओवर एक्सप्रेशन हो रहा है जीन्स का। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 21 के जो भी जीन्स हैं वो ओवर एक्सप्रेस कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, और इन्हीं के एक्सेसिव प्रोडक्ट की वजह से जो इंडिविजुअल है उसमें ये डिजीज जो है वो अपीयर होती है। और इसके कंपैरिजन में ये प्लांट है, अ वीट प्लांट, bread white is derived from the contributions of 3 related species with 2 sets of chromosomes each, producing an organism with 6 set of chromosomes। ये जो प्लांट की स्पीशी बनाई गई है ये कैसे बनाई गई कि बेसिकली ये पोलीप्लॉइडी होती है। इसका नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। पोलीप्लॉइडी क्या होती है कि आप जो हैं वो डिफरेंट स्पीशीज, प्लांट्स में तो हम हाइब्रिड भी बना लेते हैं, तो डिफरेंट स्पीशीज जो हैं उनको आप जो है वो उनको कंबाइन करते हैं, उनकी मेटिंग करवाते हैं और उसके रिजल्ट में हाइब्रिड्स लेते हैं। सो बेसिकली ये जो वीट है ये हाइब्रिड ही है, और इसमें 3 स्पीशीज के जो हैं वो क्रोमोसोम सेट प्रेजेंट हैं। ठीक है, 3 डिफरेंट स्पीशीज को मिला के एक वीट प्लांट बनाया गया है जिसको ब्रेड वीट कहा जाता है। और इसमें 3 स्पीशीज के कम्बिनेशन से जो है वो एक आप कह सकते हैं प्लांट आएगा। और इसका बेनिफिट क्या होता है कि आपको सिंगल प्लांट की स्पीशीज से 3 स्पीशीज के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ठीक है, सिंगल प्लांट की स्पीशी है लेकिन 3 स्पीशीज के प्रोडक्ट्स, 3 स्पीशीज के बेनिफिट जो हैं वो आपको सिंगल से मिल जाते हैं। और इसमें अब 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं। हर स्पीशीज में ऐसे 2 सेट्स जो हैं वो क्रोमोसोम के इसमें जो हैं वो आ गए हैं, और ये स्टिल जो है वो बेनिफिशियल है। सो प्लांट्स में और एनिमल्स में और ह्यूमन जो है इनमें जेनेटिक वेरिएशन जो है वो डिफरेंटली इफेक्ट कर रही होती हैं। जी क्लास यहाँ तक समझ आई आपको? यस मैम। यस मैम, आ गई सर। ठीक है। सो द इसी तरह जौन सा है वो एक इंडिविजुअल में अगर हम देखें तो जीन्स के साथ साथ जो है वो इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट होता है। तो इन्वायरमेंट का इफेक्ट इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे इसको, बल्कि अभी 5 मिनट्स हैं, मैं थोड़ा सा आपको करवा देती हूँ कि इन्वायरमेंट अलॉन्ग विद द जीन ये भी आपके जौन सा है वो ट्रेड्स को इफेक्ट कर रहा होता है। So we have considered that the role that genes play in the outcome of traits. Another critical factor is the environment, the surroundings in which an organism exists. अब इन्वायरमेंट भी ऑब्वियसली आपको इफेक्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो स्किन कलरेशन है, स्किन कॉम्प्लेक्शन है। आपने देखा हुआ है कि इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके स्किन कॉम्प्लेक्शन में भी चेंजेस आती हैं। अब ऑब्वियसली अगर स्किन कॉम्प्लेक्शन चेंज हो रहा है तो उसमें स्ट्रॉन्ग फैक्टर क्या है, दैट इज अ सनलाइट। ठीक है, कि सनलाइट जो है वो आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को कंट्रोल कर रही है, वो अफेक्ट कर रही है स्किन कॉम्प्लेक्शन को, जिसकी वजह से आपका डार्क कलर है या लाइट कलर है तो वो बिकॉज ऑफ द सनलाइट है। सो
इन्वायरमेंट भी इफेक्ट करता है अलॉन्ग विद द जीन. अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स इन एन ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट प्रोफाउंडली affect its morphological and physiological features. For example, a person's diet greatly influences many traits such as height, weight, and even intelligence. ये तो आपको पहले भी पता है कि गुड डाइट अगर आप लेते हैं तो उससे आपके जो है वो हाइट पे भी इफेक्ट पड़ता है, आपका वेट जो है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, और आपका इंटेलिजेंस लेवल जो है वो भी गुड डाइट की वजह से इंक्रीज होता है. Likewise, the amount of sunlight a plant receives affects its growth rate and color of its flowers. Because plants तो sunlight को ही यूज कर रहे हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस, सो ऑब्वियसली वो इफेक्ट कर रहा है प्लांट को, देन उसके ग्रोथ रेट को इफेक्ट कर रहा है, कलर ऑफ फ्लावर्स को भी इफेक्ट करता है. और इसके अलावा जो द टर्म नॉर्म ऑफ रिएक्शन रेफर्स टू द इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल वेरिएशन ऑन इंडिविजुअल ट्रेट. ठीक है, कि अगर इन्वायरमेंट जो है, चेंज्ड इन्वायरमेंट इंडिविजुअल के ट्रेट को इफेक्ट करता है, तो उसके लिए आप टर्म यूज करेंगे नॉर्म ऑफ रिएक्शन. ठीक है, नॉर्म ऑफ reaction is the effect of environmental variation on an individual's traits. External influences may dictate the way that genetic variation is manifested in an individual. Interesting example is the human genetic disease phenylketonuria. PKU से इसको इंडिकेट करते हैं. अब इस डिजीज में जो है वो बेसिकली क्या है कि ह्यूमन पोजेस अ जीन दैट इनकोड्स एन एंजाइम known as phenylalanine hydroxylase. ठीक है, कि एक जीन जो ह्यूमन में प्रेजेंट है वो एक एंजाइम बना रहा है, एंड दैट एंजाइम इज phenylalanine hydroxylase. Most people have two functional copies of this gene, means होमोजाइगस केस है. और होमोजाइगस केस में क्या होगा कि दोनों जो क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम, उस पर नॉर्मल कॉपी जीन की प्रेजेंट है जो कि फंक्शनल प्रोडक्ट बनाएगी. People with one or two functional copies of the gene can eat food containing the amino acid phenylalanine and metabolize it properly. होमोजाइगस केस है या हेट्रोजाइगस केस है. होमोजाइगस केस में क्या होगा कि दोनों फंक्शनल कॉपीज प्रेजेंट होंगी, और हेट्रोजाइगस केस है जिसमें एक फंक्शनल कॉपी प्रेजेंट है. अब उसमें क्या होगा कि वो इंडिविजुअल जो हैं वो ये एंजाइम बनाएंगे, और ये एंजाइम क्या करेगा, ये फिनाइलएलानिन अमीनो एसिड की ब्रेक डाउन करवाएगा. ठीक है, उसको प्रॉपरली मेटाबोलाइज करवाएगा, और ह्यूमन जो है वो नॉर्मली जो है वो अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं. A rare variation in the sequence of phenylalanine hydroxylase gene results in a non-functional version of this protein. अब क्या हुआ कि जीन में म्यूटेशन आ गई, जिसकी वजह से जो एंजाइम है, जो प्रोडक्ट था, वो चेंज हो गया. Individual with two copies of this rare inactive allele cannot metabolize phenylalanine properly. ठीक है, ऐसा इंडिविजुअल जो होमोजाइगस है फॉर द म्यूटेंट कॉपीज, तो वो क्या करेगा, वो फिनाइलएलानिन को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता बिकॉज उसमें एंजाइम डिफरेंट है. दिस occurs in about 1 in 8,000 birth among Caucasians in the United States. ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में एक स्पेशल पॉपुलेशन का नाम है. When given a standard diet containing phenylalanine, individuals with this disorder are unable to break down this amino acid. Phenylalanine accumulates and is converted into phenylketones, which are detected in the urine. ठीक है, कि अगर ये एंजाइम मिसिंग है तो वो इंडिविजुअल अगर डाइट ऐसी ले रहा है जिसमें फिनाइलएलानिन अमीनो एसिड प्रेजेंट है, वो अमीनो एसिड ब्रेक डाउन नहीं करेगा, वो जो है उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, और वो आपकी बॉडी में एक्युमुलेट